हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं का तीसरा पाक्षिक परीक्षा सितंबर माह का आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट्स का उत्तर बताने वाले हैं और आगे वीडियो में लाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, दिया हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, टोटल हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये इस प्रकार हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं उत्तर पुस्तिका पे। तो प्रश्न पहला जो है हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न पहला वस्तुनिष्ठ है, कविता के बहाने कविता के कवि हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन का कुंवर नारायण। प्रश्न पहले का दूसरा है वस्तुनिष्ठ, हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्धि है। उत्तर है ऑप्शन खा आंचलिक उपन्यासकार के रूप में। तीसरा है शेर का बच्चा कौन था। उत्तर है ऑप्शन ग चांद सिंह। चौथा है अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी में अलंकार है। उत्तर है ख मानवीकरण अलंकार। पांचवा है चट धा गिड़ धा का अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन का आ जा भिड़ जा। छठवा है कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है। उत्तर है ऑप्शन ग कवि। सातवां है बिना मुरझाए कौन महकता है। उत्तर है ऑप्शन खा कविता। आठवां है बच्चों के बहाने कविता को माना गया है। उत्तर है ऑप्शन का खेल। प्रश्न दूसरा है लुट्टन सिंह ने विजयी होने के पश्चात किसे और क्यों सबसे पहले प्रणाम किया। इसका उत्तर है लुट्टन सिंह ने विजय होने के पश्चात सबसे पहले ढोलक को प्रणाम किया, क्योंकि ढोलक बजाकर ही उसने पहलवानी सीखा था और वह ढोलक को अपना गुरु मानता था। प्रश्न तीसरा है कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है। उत्तर है कविता की उड़ान में व्यापकता होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान में सीमा का बंधन है। चिड़िया यह जान ही नहीं पाती है कि कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। प्रश्न चौथा है कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या है। उत्तर है फूल ही ऐसे हैं जो महकते हैं, लेकिन उनका महकना तब तक कायम रहता है जब तक उनका अस्तित्व विद्यमान है, जबकि कविता को कवि ने खिलने तथा कभी न मुरझाने की शक्ति प्रदान की है। इस कारण उसकी महक सदैव बनी रहती है। उसे आप जब भी पढ़ो वह आपको नई ही प्रतीत होती है, अर्थात कविता बिना मुरझाए महकता है। प्रश्न पांचवा है ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था। उत्तर है ढोलक की आवाज़ ही रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। ढोलक की आवाज़ गांव के अर्धमृत प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही बूढ़े बच्चे जवानों की कमज़ोर आँखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। तब उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। यह ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में महामारी को रोकने की शक्ति नहीं थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपने आँखें मूंदते समय कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, तब वे मृत्यु से नहीं डरते थे। प्रश्न छठवां है अधोलिखित काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। इसमें काव्यांश दिया हुआ है जिसका हमें भाव सौंदर्य लिखना है। तो उत्तर है भाव सौंदर्य। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा
किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती है। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते। इसी तरह कवि अपने शब्दों में आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। प्रश्न 7वां है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उत्तर है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तथा फूल जगह जगह खिलते हैं। कविता में पक्षियों के समान उड़ने की तथा फूल के समान खिलने की विशेषता होती है, लेकिन ये विशेषताएं उसे किसी सीमा में नहीं बांधती। ये विशेषताएं उसे गहराई तथा व्यापकता देती है। पक्षी एक समय तक ही उड़ सकते हैं तथा फूल खिलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कविता में ऐसा नहीं होता है। वह अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है। वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि वह भी सदियों तक खिलकर लोगों के हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध बनता है। प्रश्न 8वां है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें प्रश्न में अपठित गद्यांश दिया हुआ है, वहाँ से हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा पहला है, कायर लोग मृत्यु के पूर्व कैसे मौत मरते हैं? इसका उत्तर है, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके होते हैं। दूसरा है, सफलता के लिए कौन से गुण जरूरी हैं? उत्तर है, सफलता के लिए परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन आदि गुण जरूरी है। तीसरा है, जीवन को कर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? उत्तर है, सभी ग्रंथों, ज्ञानियों और अनुभवी जनों का कहना है कि हमें कर्म के लिए जीवन मिला है, अतः जीवन कर्म क्षेत्र है। प्रश्न चौथा है, गांधी और शास्त्री के अनुसार महानता का क्या रहस्य है? उत्तर है, गांधी और शास्त्री के अनुसार महानता का रहस्य संघर्षशीलता और अपराजेय व्यक्तित्व है। पांचवा है, शेक्सपियर ने कायर लोगों के बारे में क्या कहा है? उत्तर है, शेक्सपियर ने कहा है कि कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मृत्यु का अनुभव कर चुके होते हैं, किंतु वीर एक से अधिक बार कभी नहीं मरते। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हो चुका है। तो ऐसे ही सभी पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।